हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मेरा सीडीपी में सेट नंबर 2 है और ये 2019 का है। और दोस्तों इससे पहले मैं सीडीपी सेट नंबर 2 में से जो है इसका 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कल का जो 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन था मैंने ये डाल दिया हूँ, और इससे आगे का जो 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आज करेंगे। और यहाँ तक का जो क्वेश्चन है दोस्तों कल डाल दिए थे, और यहाँ से जो आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन में है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, तीसरा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, चौथा है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके सशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये जो है दोस्तों उल्लेख जो किया गया था ये किया गया था अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का। ये पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, अधिगम जो है प्राथमिक रूप से संयुक्त याद करने पर आधारित, याद करने पर आधारित नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में प्रबल पर केंद्रित करना, ये भी नहीं हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन अनुबंध द्वारा अर्जित, और चौथा में अवबोधक की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ये जो अधिगम प्राथमिक रूप से जो अवबोधक की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को जो है दोस्तों प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के लिए नए सिद्धांत की चुनौती देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, केवल तो है तो ये नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। और तीसरा है याद करना, तो ये याद नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, और तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को जो है प्रमुखता देना है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, एक दूसरे से क्या है तो डैश है, तो इसका ऑप्शन में हो जाए, ऑप्शन 1 में है पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, और चौथा ऑप्शन में संबंधित नहीं, और तीसरा ऑप्शन में है सन्निहित, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन में है अधिगम पूर्ण पूर्ण रूप उत्पादक एवं स्मरण की प्रक्रिया है, और दूसरा है अधिगम स्व यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, याद करने की प्रक्रिया, ये नेगेटिव के अंतर्गत आता है, और स्मरण करना ये भी नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। और तीसरा है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका जो ये है अनुबंध नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पर्श उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिमाण है? उदाहरण और गैर उदाहरण देने का परिमाण है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन जैसे ही रहेगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड्स है, और जैसे यहाँ पर हौत्साहित रहता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को जो है पुरस्कार एवं दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन ये क्वेश्चन में है, तो इसका पहला ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ये बिल्कुल सही बात है, बाहरी अभिप्रेरणा जो कम होता है, और आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी जो है नहीं बढ़ता है। और तीसरा ऑप्शन में यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्षणों के बजाय निरूपणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करता है, और चौथा अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासु कम करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पुरस्कार एवं दंड दे रहा है ना, तो बच्चा में अभिरुचि और जिज्ञासा जो है कम होते जाएगा पढ़ने के प्रति। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो पहला ऑप्शन में शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण,
तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसके अवधारणाओं को जो अधिक से अधिक अवसर देना है विद्यार्थियों को। तो पहला ऑप्शन में एक व्याख्या देकर तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था कर कर। तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास जो बार बार नहीं करवाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, उसको जो है परिचर्चा के लिए जो अवसर बार बार अवसर देना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी अवसर व्यवस्था, लेकिन इसमें है कि प्रतियोगात्मक अवसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानात्मक बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन कर सकती है? तो इसको जो है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार बच्चों को नहीं देना है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा केवल है, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंड भी नहीं करना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये ऑप्शन बिल्कुल ही ज़्यादा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग पेडागोजी के लिए जब तक चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपका पेडागोजी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग पेडागोजी के लिए चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? इसमें बोला कि शारीरिक विकास एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, वो शिशुवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, तो पहला ऑप्शन में विकास जीवन पर्याप्त होता है, विकास जीवन भर तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, ये जीवन पर्याप्त होता है। विकास हाँ लगातार चलते रहता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगला ऑप्शन है विकास परिवर्तीय होता है, परिवर्तन तो होते रहता है। जैसे 1 साल से 2 साल का बच्चा होता है तो परिवर्तन होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का, तो परिवर्तन तो होते रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला तीसरा ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावी होता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन ही नहीं होगा। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारक क्या है? लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, प्रसिद्ध यानी कि कोड, और दूसरा जन्मजात विशेषताएं, तीसरा पर्यावरण प्रभाव, चौथा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? प्राथमिक तो परिवार सबसे पहले होगा, उसके बाद कुछ ही होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि द्वितीयक, तो विद्यालय और मीडिया जो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ये 15 सेट नंबर 2 का बचा हुआ 15 क्वेश्चन था, तो वो कंप्लीट हो गया है। और अगला सेट जो होगा वह सेट नंबर 3 होगा। तो आप लोग सेट नंबर 3 के PYQ के लिए तब तक आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो फिलहाल आप लोगों को ये PYQ सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।